अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल है आपके। आज हम इंसान के गलीज तरीन गुनाहों का तज़किरा करेंगे जिसे याद करके आज भी इंसानियत शर्मा जाती है। वो इंसान जिसने शऊर की जुस्तजू में अपने जहन के दरवाजे खोले, अपनी पूरी उम्र में वो कहीं भी टिक कर नहीं बैठा। वो हर रोज कुछ नया करने का सोचता है और कर भी लेता है। आज जब मैं आपसे जिस जरिए से मुखातिब हूँ, इस टेक्नोलॉजी तक पहुंचने के लिए इंसान को लाखों साल लगे। दुनिया में बसने वाला इंसान बहुत सारे झंझटों से छुटकारा पा चुका है। वो पीछे मुड़कर देखने के बजाय आगे ही चलता जा रहा है। यही इनफरादी और इज्तिमाई जिंदगी की कामयाबी का जुज़्व है। लेकिन क्या पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए? जरूर देखना चाहिए, क्योंकि पिछले आमाल देखने के बाद आपको अंदाजा होगा कि आपने कहां गलती की और उसे कैसे सुधारा जाए। चलें टाइम को बचाते हैं, असल मुद्दे पर आते हैं। आप में से बेशतर ने गुलामों की तारीख तो पढ़ी होगी। अगर आपने इस तारीख का मुताला किया है तो आपको अंदाजा होगा कि इंसान ने किस तरह रंग की बुनियाद पर अपनी नस्ल का इस्तेहसाल किया है। लेकिन बात इस्तेहसाल से भी बहुत आगे की है। आज के प्रोग्राम में हम आपको सिर्फ गुलामी की तवील तरीन तारीख का मुख्तसर हिस्सा बताएंगे जिसका ताल्लुक आज के पाकिस्तान से है। आपको बताएंगे कि सिंध का वो कौन सा शहर था जिसमें गुलाम के एक आज़ाद बेटे ने एक अजीम तालीमी इदारे की बुनियाद में अहम किरदार अदा किया। कैसे सिंध में अंग्रेजों के आने के बाद गुलाम आज़ाद हुए। कहानी तो तवील है, लेकिन मुख्तसर करके भी तो पूरी करनी ही पड़ेगी। पाकिस्तान में शायद कम ही लोगों को मालूम हो कि इस खित्ते में सदियों से अफ्रीकी नस्ल के लोग बसते हैं, जिनको सिंध में शीदी और बलूचिस्तान में मकरानी कहा जाता है। ये स्याफाम लोग हैं जिन्हें हबशी भी कहा जाता है। सिंध और बलूचिस्तान के अलावा ये स्याफाम लोग मुल्क के दीगर हिस्सों में कम ही नजर आते हैं। कहा जाता है कि शीदी अफ्रीकी जबान का लफ्ज सिद्दी का बिगड़ा हुआ रूप है, जो हकीकत में अरबी के लफ्ज सैयदी से निकला है, जिसके माने हैं आका या गुलाम। लेकिन हकीकत यह है कि सिद्दी या सैयदी, जो बाद में शीदी कहलाए, आका और मालिक नहीं बल्कि गुलामी के बदतरीन दौर से गुजरे हैं। सिंध और बलूचिस्तान में मौजूद शीदी अब भी समंदरी इलाकों के करीब ज्यादा बसते हैं। ये जानना जरूरी है कि अफ्रीकी नस्ल के ये लोग हजारों किलोमीटर दूर अपने वतन से यहाँ कैसे पहुंचे। कहा जाता है कि जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया तो उनके साथ शीदी सिपाही थे, जो मोहम्मद बिन कासिम की फतेह के बाद यहीं रह गए। इसलिए कहा जा सकता है कि सिंध में शीदी अरबों की आमद के साथ आए थे। तारीखी औराक के मुताबिक अफ्रीकी मशरकी समंदर के किनारे गुलामों की बड़ी तादाद में तिजारत हुआ करती थी, जिस पर अरब ताजरों की अजारादारी हुआ करती थी। जंजबार और मस्कत के इलाकों में गुलामों की बहुत बड़ी मंडियां हुआ करती थी, जहां से अरब ताजर शीदी गुलामों को खरीद के हिंदुस्तान और जनूबी एशिया के दीगर ममालिक में थोक के हिसाब से फरोख्त किया करते थे। हिंदुस्तान में इन गुलामों के बड़े खरीदार सुल्तान, नवाब, राजा, रईस और जागीरदार हुआ करते थे। आज का कराची, जो उन दिनों कोलाची और मुंबई, जिसे कोलाबा के नाम से जाना जाता था, ये कोली माहीगीरों की बस्तियां थी। खाना बदोशों पर तहकीक करने वाले मुसन्निफ खुर्शीद कायम खानी लिखते हैं कि यूरोपी नौआबादकारों के जमाने में जब इन दोनों बस्तियों को बंदरगाह की हैसियत मिलना शुरू हुई तो इस बंदरगाह पर गुलामों की बड़े पैमाने पर तिजारत हुआ करती थी। कैप्टन चार्ल्स के मुताबिक 1794 में कराची बंदरगाह का सालाना महसूल 21 लाख रुपए हुआ करता था, जो अफ्रीकी गुलामों की फरोख्त से हासिल किया जाता था। ये गुलाम जो कराची, मुंबई और जनूबी एशिया की दीगर बंदरगाहों पर फरोख्त होते थे, उन्हें अफ्रीका से लाया जाता था। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इन स्याफाम लोगों को उनके अपने वालिदैन फरोख्त किया करते थे या उन्हें अगवा करके उन इलाकों तक लाया जाता था। तारीख बताती है कि इसके 3-4 तरीके हुआ करते थे। इनमें से एक ये था कि अरब ताजर अफ्रीकी समंदरी किनारों पर अपने बहरी जहाज लंगर अंदाज करते और वहीं डेरे डाल देते थे।
ये ताजर अपने बहरी बेड़ों से उतरकर आसपास के गांव में चले जाते और बच्चों को टॉफियां, गुड़ और मीठी चीजें खाने के लिए देते थे। आहिस्ता आहिस्ता वो उनमें घुल मिल जाते और 1-2 हफ्तों के बाद गांव वालों को कहते कि उनके जहाजों पर और भी बहुत सारी खाने पीने की चीजें हैं। इसी बहाने उनको वो बहरी जहाजों तक ले आते और जब बड़ी तादाद में बच्चे, खवातीन और मर्द बहरी जहाज में सवार हो जाते तो लंगर खोल दिए जाते और जहाज को लेकर वो आगे चले जाते। इस तरह उन्हें अगवा करके फरोख्त किया जाता था। मोहम्मद सिद्दीक मुसाफिर ने 1.25 सदी पहले एक किताब लिखी थी जिसका नाम था गुलामी और आज़ादी के इबरतनाक नज़ारे। इस किताब में मुसाफिर साहब लिखते हैं कि वो अफ्रीका से लाए गए एक गुलाम के बेटे थे। उनके वालिद किस तरह सिंध पहुंचे और फरोख्त होते हुए कैसे टंडोबागो पहुंचे, ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। लेकिन इस किस्से को आगे बढ़ाने से पहले एक और भी किस्सा सुन लें। अपनी इसी किताब में मोहम्मद सिद्दीक मुसाफिर लिखते हैं कि उन्हें एक उम्र रसीदा बुजुर्ग ने बताया था कि अरब सौदागरों का एक बहरी बेड़ा उन्हें जंजबार से उठाकर मस्कत लाया था। दौरान सफर बहुत सारे गुलाम थे जो बीमार हो गए तो उन्हें जिंदा ही समंदर में फेंक दिया गया। जब बंदरगाह पर पहुंचे तो काफी लोग ऐसे थे कि जो मर चुके थे या मरने के करीब थे, उन्हें समंदर किनारे फेंक दिया गया। बाकी जो बच गए उनमें से जो मर्द थे उनको एक सेठ की कोठी पर लाया गया। ये अरब सेठ एक तख्त पर रेशमी गद्दे पर टांग चढ़ाकर बैठा हुआ था। इस बहरी जहाज पर जो खवातीन और बच्चे थे वो कहाँ गए, इस बारे में कुछ पता नहीं। तख्त पर बैठे हुए सेठ ने गुलामों को गिनने के बाद हुक्म दिया कि इनको गोदामों में दाखिल कर दो। इस उम्र रसीदा बुजुर्ग के मुताबिक हम जब वहां पहुंचे तो पहले ही सैकड़ों की तादाद में वहां शीदी गुलाम मौजूद थे। ये सेठ रोजाना सुबह आता और गुलामों को कतार में खड़ा करता और उनमें से मजबूत बदन वाले मोटे ताजे गुलामों की निशानदेही करता। उनके बाजू पीठ पीछे बांध दिए जाते, उन्हें बाहर लाकर एक इहाते में बिठाया जाता। इस सेठ के नौकर बड़े नेजे हाथों में पकड़कर उनके करीब आते और एक ही वक्त में सर पर अपनी तमाम कुव्वत के साथ इतना तेजी से नेजा मारते कि वो नेजा सर को पार करता हुआ नीचे तक आ जाता। एक चीख निकलती और खून नालियां बनकर बहता। देगें पहले ही चढ़ी हुई होती थीं जिनके नीचे आग जल रही होती। इन गुलामों की लाशों को देगों के ऊपर टांग दिया जाता था। उनके जिस्म से जो चर्बी निकलती वो देग में गिरती थी और उससे मर्दाना ताकत की दवाई बनाई जाती थी जो भारी कीमत में फरोख्त होती थी। कहा जाता है कि शीदियों को गुलाम बनाकर फरोख्त करने की इब्तदा मिस्र और अरब के सौदागरों ने हजरत ईसा से भी पहले शुरू की। मोहम्मद सिद्दीक मुसाफिर के मुताबिक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब मिस्र के बादशाह के पास खुदाई पैगाम लाए थे उस वक्त बनी इस्राइल और उनके बच्चे मिस्रियों के पास गुलाम थे। हजरत मूसा उनको गुलामी से आजाद करा के मिस्र ले गए। उसके बाद बनी इस्राइल ने गुलामों के बदले शीदियों को गुलाम बनाना शुरू किया और उसके बाद अरबों ने ये काम शुरू किया। लेकिन मोहम्मद सिद्दीक मुसाफिर के वालिद सिंध कैसे पहुंचे, वो खुद इस बारे में लिखते हैं कि 6-7 बरस की उम्र में उनके वालिद गुलाम बनकर मस्कत पहुंचे थे। गुलामों की तिजारत करने वाले शेख हुसैन नामी ताजर ने गुलामों से भरा बेड़ा खरीद किया था जिसमें बच्चे, खवातीन और मर्द शामिल थे, लेकिन उनके वालिदैन इस बेड़े में नहीं थे। शेख हुसैन ने 7 बरस के बच्चे को अपने घर के काम काज के लिए रख लिया। उसने खतना भी कराया और उसका नाम बिलाल रख दिया। बिलाल शेख हुसैन के घर में 2 साल रहा। उसके बाद इस ताजर ने गुलामों के एक बड़े टोले को फरोख्त करने के लिए सिंध रवाना किया। इसमें कमसन बिलाल को भी बेच दिया। कोई कहाँ बिका, कोई कहाँ, लेकिन बिलाल को आज के ठट्टा शहर में एक संग तराज गुलाम अली ने खरीद लिया। उन दिनों सिंध पर तालपुरों की हुक्मरानी थी। मीर बागो खान तालपुर उन सिपह सालारों में से एक थे जिन्होंने कलोड़ा हुक्मरानों से जंग की थी। तालपुरों ने जब सिंध फतेह कर लिया तो मीर बागो खान ने हुकूमत में हिस्सेदार बनने के बजाय ज़ेहरी सिंध में जागीरदार बनने को तरजीह दी। उन्होंने टंडो बागो शहर की बुनियाद रखी, उसे तामीर कराया और उसके बाद वो अपने खानदान समेत वहां मुंतकिल हो गए।
मीर बागो खान के इंतकाल के बाद उनके बड़े बेटे मीर वलिया खान को अपना नया घर बनवाना था। इस सिलसिले में उन्होंने ठट्टा से संग तराश बुलवाए। उनमें गुलाम अली संग तराश भी शामिल था। गुलाम अली अपने अयाल और गुलाम बिलाल के साथ टंडो बागो पहुंचा और बागो नहर के किनारे पर आरजी घर बनाकर कयाम पजीर हुआ। एक सुबह गुलाम अली बाजार से मछली ले आया और अपनी अहलिया को देते हुए कहा कि वो इसे दोपहर को खाएगा। संग तराश की बीवी ने मछली काट कर धोने के लिए गुलाम बिलाल को दी। बिलाल नहर पर गया और वो मछली से भरी थाली से मछली के टुकड़े धो रहा था कि उसके हाथों से थाली फिसल कर नहर में गिर गई। वो रोता हुआ घर पहुंचा। संग तराश की बीवी भी परेशान हुई। दोपहर को गुलाम अली पहुंचा तो खाली रोटी सामने देखकर तैश में आ गया। पूछा मछली कहाँ है? बीवी ने सारी कहानी सुनाई तो गुलाम अली गुस्से से लाल पीला हो चुका था। उसने गुलाम बिलाल पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया और कुछ देर बाद जब वो तशद्दुद करके थक गया तो उसे कान से पकड़कर बाजार ले आया। रास्ते में मार खाते गुलाम बिलाल को देखकर वहां के एक बाशिंदे मखदूम हुर अली ने संग तराश गुलाम अली से बच्चे को मारने का सबब पूछा तो उसने कहा कि ये निकम्मा है, वो उसे बेचने जा रहा है। मखदूम हुर अली ने उसी वक्त गुलाम के पैसे अदा किए और उसे घर ले आया। मखदूम साहब को कोई नरीना औलाद न थी, इसलिए उनकी अहलिया अपने गुलाम के साथ बहुत प्यार करती थी। मोहम्मद सिद्दीक मुसाफिर लिखते हैं कि एक बार जब बिलाल बहुत बीमार हुआ तो उसका नाम तब्दील करके गुलाब रख दिया गया। गुलाब बड़ा भी इधर ही हुआ और उसकी शादी भी मखदूम हुर ने एक गुलाम खातून को खरीद कर उसके साथ कराई। 1843 में जब अंग्रेजों ने सिंध फतेह किया तो एक आम ऐलान के जरिए तमाम गुलामों को आज़ाद करने का ऐलान कर दिया गया। गुलामों की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी आयद कर दी गई। गुलाब समेत सिंध भर में तमाम गुलाम शीदी आज़ाद हो चुके थे और इस स्याफाम नस्ल को पहली बार अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारने का नाकाबिले तस्वर खुशगवार एहसास से गुजरने का मौका मिल रहा था। गुलाब शीदी जिसने अपने अजदाद की तरह न कभी माँ देखी न बाप, सदियों से जारी सिलसिला खत्म हुआ। जहां सिंध अंग्रेजों के कब्जे में आ चुका था तो दूसरी जानिब सदियों से गुलाम एक नस्ल अपने आकाओं के कब्जे से आज़ाद हो चुकी थी। गुलाम गुलाब शीदी के बेटे मोहम्मद सिद्दीक मुसाफिर की तालीमी खिदमात एक ऐसी आला मिसाल हैं जिनका तज़किरा करना बहुत ज़रूरी है। मोहम्मद सिद्दीक मुसाफिर अपनी सवाने हयात में लिखते हैं कि 1919 में तर्क मवालात की तहरीक के वक्त वो हैदराबाद में ट्रेनिंग कॉलेज में मुलाजमत किया करते थे। एक नौ मुस्लिम मुलाजिम के साथ इस तहरीक के बारे में बातचीत को बुनियाद बनाकर उनके खिलाफ शिकायत कर दी गई और वो छुट्टी लेकर टंडो बागो आए। हस्बे आदत वो वहां के जागीरदार खान बहादुर मीर गुलाम मोहम्मद खान तालपुर से मिलने गए और सारा किस्सा बयान किया तो मीर साहब ने मोहम्मद सिद्दीक मुसाफिर को कहा कि मैं तो ऐसे मौके की तलाश में था जो अब मिल गया है, तुम जाओ और छुट्टी लो, बाकी काम मैं देख लूंगा। वो लिखते हैं कि मैं अपना सामान हैदराबाद से वापस लेकर आया तो मीर साहब अपने पड़ोस में एक जगह किराए पर ले चुके थे। लकड़ी के 4-5 बेंचेस भी बनवा ली थी और इसी तरह 1 जनवरी 1920 को एक अंग्रेजी स्कूल कायम हुआ। इब्तदाई तौर पर 15 शागिर्द थे, लेकिन 1921 में ये तादाद बढ़कर 40 तक पहुंच गई। इस स्कूल के लिए हॉस्टल भी बनाया गया जिसमें किताबों से लेकर खाने पीने के तमाम अखराजात मीर गुलाम मोहम्मद तालपुर दिया करते थे। 1914 में मीर गुलाम मोहम्मद तालपुर ने पहली जंग अजीम के मौके पर अंग्रेज हुकूमत को 1 लाख रुपए का जंगी कर्जा दिया था जो उन्होंने उनसे वापस नहीं लिया था। उन्होंने ये सूद समेत रकम वापस ली और स्कूल के इंडोमेंट फंड में रखवाई। स्कूल की इमारत की तामीर का काम शुरू कर दिया गया। अब इंडोमेंट फंड में 2.5 लाख रुपए जमा हो चुके थे। ये स्कूल आज भी टंडो बागों में मौजूद है जो मीर गुलाम मोहम्मद तालपुर और मोहम्मद सिद्दीक मुसाफिर की तालीमी खिदमात का गवाह है। गुलामी की तारीख हजारों सालों पर मुश्तमिल है और इसकी हजारों कहानियां भी हैं। हैरान कुन बात यह है कि स्याह फाम नस्ल को आज़ादी दिलाने की इब्तदाई तहरीक सफ़ेद फाम होने शुरू की थी और अब जब इंसान एक नए दौर में दाखिल हो चुका है, सदियों की गुलामी के आसार
जहन के किसी गोशे में अब भी शीदियों का पीछा करते रहते हैं। आज भी 21वीं सदी में अमेरिका हो या बरतानिया, सिंध हो या मकरान, इन लोगों को अपनी चमड़ी की वजह से इम्तियाज का सामना करना पड़ता है। चूंकि स्याह फाम सिंधी और बलोच नस्ल की तादाद मौजूदा आबादी में बहुत ही कम है, लेकिन हिस्से मिजा रखने वाले ये लोग आज भी बहुत से लोगों की हिकारत का शिकार होते हैं। कराची की कदीम बस्ती लियारी में दिहाइयों से फुटबॉल के आलमी सतह के खिलाड़ी मौजूद हैं, लेकिन उनको रियासत की पुश्त पनाही न होने के बायस सलाहियतों से भरपूर नौजवान जाया हो जाते हैं। लियारी में एक मंसूबे के तहत इन स्याह फाम बलोचों को मंशियात के कारोबार, उसके इस्तेमाल का आदी बनाया गया, बल्कि बाअसर लोगों ने अपने मुफादात के हुसूल के लिए उनको जराइम की दुनिया में भी धकेल दिया। 1.5 सदी से ज्यादा का अरसा गुजर गया। गुलामों की गुलामी तो खत्म हुई, लेकिन गंदमी चमड़ी के आकाओं के मिजाज के असरात अभी भी बाकी हैं, जो उनको बराबर का दर्जा देने के लिए तैयार नहीं। मुगरमान, जिसे अंग्रेजी में मैसेंडो कहा जाता है, ये अफ्रीकी ढोल एक बैरल की तरह होता है, जिसकी आवाज सुनकर आज भी शीदी बेखुद हो जाते हैं। मुगरमान के चारों तरफ आग जलाकर उसे बजाया जाता है और शीदी उस ढोल के चारों तरफ घूमकर बेखुदी में रक्स करते हैं। ये सदियों पुराना गीत दोहराते हैं, अरबी और अफ्रीकन अल्फाज के गीत को जोर से दोहराते हैं। वो अपने अजदाद को याद करते हैं, कहते हैं, हम बिछड़ रहे हैं, कौन जाने फिर कब मिलेंगे, वटू माँ ये हमें कहाँ ले जा रहे हैं, ऐ तूफान हमारी मदद कर, समंदर में हम साथ रहेंगे और साथ ही डूब मरेंगे। यूरोपियन ने 1517 में शीदियों का व्यापार शुरू किया। इनको इस कारोबार की ऐसी लत लगी कि 1680 से लेकर 1700 के दरमियान सिर्फ 20 वर्षों में 3 लाख शीदी और 1700 से 1786 तक सिर्फ जमैका जजीरे से 6,10,000 शीदी गुलाम लाए गए। आज के प्रोग्राम में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। मुझे इजाज़त दें।